क्रांतिकारी ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी भी क्रांतिकारी ने 13 साल तक के सशस्त्र यानी हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ी। और आदिवासियों की मुसीबत देखो कि आदिवासी केवल अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ रहे थे, तो जमींदारों के भी साथ में लड़ रहे थे, यहां के पूंजीपति साहूकारों के भी साथ लड़ रहे थे, उच्च वर्णीयों के भी साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के पाले में थे, जो तुमको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं आज, जो तुमको राष्ट्रीयता की बात बताते हैं, तुमको देश समझा रहे हैं। अरे इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में 70% भागीदारी आदिवासियों की थी, और यह सच है। उसके रिकॉर्ड्स निकाल लो आप। सब लोग तो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे थे, शांति आंदोलन, सत्याग्रह, लेकिन जो आदिवासी लड़ाई लड़ रहा था वो तो सीधा सीधा था, इधर से तीर धनुष, उधर से बंदूक। यानी यहां पे कोई बचने का चांस ही नहीं था। जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे गए, उतने आदिवासी आंदोलनों में लोग मारे गए, लेकिन उसका उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं है। हमारे स्वतंत्र सेनानियों का नाम कैसे लेते हैं? वो टंटे मामा, वो डकैत, वो राघोजी भांगरे, वो बाबूराव शर्मा के, वो भीमा नायक, इस टाइप से नाम लेते हैं। और दूसरे लेते हैं तो ठीक है, अपने समाज के भी लोग यही काम करते हैं। इतनी गद्दारी, जो लोग अपने भगवानों से, अपने पूर्वजों से गद्दारी करते हैं, वो समाज से कैसे ईमानदारी करेंगे? आपने क्या किया है समाज को बचाने के लिए, बताइए मेरे को। यह समाज बचा हुआ है इनकी कुर्बानी की वजह से। ऐसा कोई आंदोलन बताइए भारत में आदिवासियों का, जो पूरे आदिवासियों को एक जगह लाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। एक नेता का नाम बताओ जो तुम्हारी बागडोर संभाल सके, आज समाज को इतने संकट में रहने के बाद उस समाज को संभाल सके। देश में क्या चल रहा है, किस परिस्थिति से आदिवासी गुजर रहा है, किस परिस्थितियों का हमको सामना करना है, इन बातों को दरकिनार करके, इन बातों को अलग करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने पहले ही बोला कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। यह एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उस आदमी की वैल्यू क्या है जो इस देश का पहला आदमी है, उसका सम्मान क्या है? नहीं तो दूसरे देशों में जाओ, थिंक अबाउट रेड इंडियंस। अमेरिका के रेड इंडियंस को क्या राइट्स मिले हैं, वो मूल निवासी है वहां के, देखो। अफ्रीका में जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, वहां के मूल निवासियों की क्या हालत है, उनकी क्या भागीदारी है। स्वीडन में जाके देखो, अर्जेंटीना में जाके देखो, यहां का छोटा सा देश श्रीलंका, वो बोलता है भारत में हमारे देश में आदिवासी है। नेपाल बोलता है भारत में, हमारे देश में आदिवासी है। बांग्लादेश बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। पाकिस्तान भी बोलता है हमारे देश में आदिवासी है। अरे भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तो भारत का ही हिस्सा है। जब वहां पर आदिवासी है तो भारत में क्यों नहीं है? भारत क्यों नहीं बोल रहा है? क्या षड्यंत्र चल रहा है ये? इसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की धज्जियां उड़ाई जाती है भाई। यहां पर यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब मान लेते हो उसको। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि आदिवासी देश के मालिक है, कोई नहीं मान रहा है। भगवान को न्याय मिल रहा है, इंसान को न्याय नहीं मिल रहा है। एक डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए, एक लाइन हमारी होनी चाहिए,
एक सोच हमारी होनी चाहिए जिस सोच से समाज को बचाया जा सके। ऐसी सोच होनी चाहिए कि दूसरा समाज भी अपमानित ना महसूस कर सके। कोई ब्राह्मणों के भी बहुत अच्छे हाल नहीं है। जाओ, जितने शौचालय है उसकी चौकीदारी ब्राह्मण कर रहा है, जितने बियर बार है उसके सामने वो साइकिल स्टैंड के काम ब्राह्मण आदमी कर रहे हैं। उसको भी इन्होंने कुछ नहीं दिया है हिंदुत्व के नाम से। क्या दिया है? क्या रोजी रोटी का फॉर्मूला है? क्या इकोनॉमी का फॉर्मूला है? मध्य प्रदेश के आदिवासी आदमी, आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। मध्य प्रदेश के आखिरी आदिवासी आदमी की इनकम है 2 रुपए 45 पैसे। 2 रुपए 45 पैसे में चावल नहीं आता है, तेल नहीं आता है, एनासिन की गोली नहीं आती है। वो जिंदा कैसे रहेगा? एनासिन की गोली की छोड़ो, कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है। ये परिस्थिति है आप लोगों की। ऊपर से दिमाग में डाल दिया गया है गौ माता, फलानी माता, फलाना। ये बिरसा मुंडा क्या बोलते थे? गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है। अगर आप मां बोलते हो तो मां की दूध का धंधा करते हो। मां की दूध का धंधा कोई करता है क्या? चलो, तुम में से कौन कर सकता है? जो लोग गाय को मां बोल रहे हैं उनमें दम है तो यहां पे मां के दूध को बेचने से रोक दो। आदिवासी कई गांव ऐसे आज भी काली चाय पीते हैं, बछड़े के दूध में हिस्सेदारी नहीं करते हैं। ये वो संस्कृति है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, लेकिन आदिवासी मत बचाओ। यहां मेरे मित्र हैं, मैं इनके साथ एक बार इंटरव्यू दिया हूं। सिर्फ 2800 शेर के लिए 6 लाख किलोमीटर का इन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व जोन घोषित किया है, जिसको टाइगर जोन बोलते हैं, जिसमें 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं। डॉक्टर साहब, 2 करोड़ आदिवासी, 2800 शेर और 2 करोड़ आदिवासी। झगड़ा गवर्नमेंट से नहीं, शेर और आदिवासी में चल रहा है। अब जानवरों से तुलना चल रही है आदिवासियों की। 2 करोड़ आदिवासी हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन से हट जाएंगे। ये योजना झारखंड नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो केरल तक है। उसकी रिपोर्ट है, नेट पे आप देख लीजिए। उसका पिटीशन हम लोग अभी फाइल कर रहे हैं, उसको पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये क्षेत्र भी नहीं छूटने वाला है, ये गांव भी नहीं छूटेंगे। ये हाल हो गए हैं आपके। एक तरफ ये वाला काम, दूसरी तरफ जंगल प्राइवेट को दे रहे हैं। अबे तो आदिवासी के लिए बचा क्या? पत्थर घोटे। आप अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा कैसे रखोगे, इसकी प्लानिंग अगर नहीं कर सकते हो तो मरने को तैयार रहो। अगर अपनी जनरेशन को जिंदा रखने की प्लानिंग करते हो तो पार्टी से ज्यादा चिंता समाज की करो। समाज बहुत बड़ी चीज है, ये खत्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे पास। इधर पॉलिटिकल ड्रामा शुरू है, इधर माहौल बना हुआ है राजनीति का, और दूसरी तरफ तुम्हारी जमीनें खाली करने का ट्रेंड चालू है। उनको मालूम है इस समाज के जो पढ़े लिखे थोड़े सुलझे हुए लोग हैं वो राजनीति में इंगेज है, इधर निपटा दो इनको। आप लोग समझदार हैं। मेरे लिए यह महत्व की बात नहीं कि मैं कितने लोगों में बोल रहा हूं, मेरे लिए यह महत्व की बात है कि कैसे लोगों में बोल रहा हूं। रोटी की कोई जात नहीं होती, डॉक्टर की भी कोई जात नहीं होती, मेडिसिन की भी कोई जात नहीं होती। इंसान और मर्द उसी को बोलते हैं जो इन सब चीजों से ऊपर उठ के मानवता के लिए काम करे। मेरे को ये धर्म का राज्य बनाना है, मेरे को इसको हिंदू बनाना है, इसको क्रिश्चियन बनाना है, उसको फलाना बनाना है, इसलिए पैदा हुआ क्या बे? कुछ तो अच्छा काम कर ले। अपनी पहचान के साथ कैसे जिंदा रह सकते हो इस बारे में सोचना है तो मिशन चलाओ। संगठन पाइली के 50 रहेंगे तुम्हारे,
हजारों संगठन है, जितनी आदिवासियों की जनजाति नहीं है उतने संगठन बन गए आदिवासियों के बीच में, लेकिन सोच पैदा नहीं हुई। जो सोच तुमको जिंदा रख सकती है उस सोच की तलाश नहीं कर पा रहे आप, उस सोच का चयन नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। आज के दिन हम सब लोग, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग ये टेंशन मत लो कि बहुत कम लोग हैं, ये सब सोच के नहीं आते हैं। जो लोग हैं इनमें दम है, ये डॉक्टर वॉक्टर में बहुत दम है, ये बैठे हैं उधर जैस के अपने, बाकी सब लोग हैं। दम है कि नहीं, कि कम है? कम है, कम नहीं है। वो पटेल जी भी है यहीं के विधायक, ये सब लोग तुम्हारे साथ में है, लेकिन सीरियस बात होनी चाहिए। अच्छी बात का भरोसा नहीं होना, सच्ची बात होना, ये बड़ी चीज होनी चाहिए। और एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, एक अच्छे लाइन समाज के सामने आए, उस डायरेक्शन में आप लोग सोचो। ये कार्यक्रम में बुलाए, आप अगली बार से मत बुलाना, आप सिर्फ कैंप्स के लिए बुलाना मेरे। जब बोलेंगे मैं आऊंगा आपके लिए। मैं आप लोगों का समय लिया। साथियों, एक बात ध्यान में रख लो, जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है प्रदेश में, एक भी आदिवासी का जो वजूद है, ये मेरे को नहीं लगता कोई नेता वेता भी टिक पाया होगा या टिक पाएगा। क्योंकि जो भी नेता थोड़ा सा बनने की तरफ जाता है आदिवासियों का, उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी विकट पॉलिटिक्स है यहाँ की। जो भी नेता थोड़ा वास्तविक होने के चक्कर में जाता है उसको निपटा देते हैं, और कुछ कार्यकर्ता जो ईमानदारी से ग्राउंड पे काम करते हैं उनको नौकरियों में परेशान कर देते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं अलावा? तो ऐसे जितने भी लोग हैं यहां पर, ये जो लोगों ने सावधान होना चाहिए। लड़की ढूंढना बहुत आसान है भाई, कोई भी लड़की दिखी आई लव यू बोल दिए तो जम जाता काम। लड़का देखना बहुत अच्छा है, रे कितना कमाता रे, ये कर लेता है। घर देखना बहुत अच्छी बात है, पार्टी चुनना भी बहुत आसान काम है, लेकिन विचारों का चयन करना बहुत मुश्किल बात है। विचारों का चयन कैसे करोगे तुम? किस तरीके से करोगे? कौन सी विचारधारा तुम्हारे को संरक्षण प्रदान कर सकती है? कौन सी विचारधारा तुमको सही डायरेक्शन में लेके जा सकती है? कौन सी विचारधारा तुम्हारे अस्तित्व को बना के रख सकती है? कौन सी विचारधारा तुम्हारे अधिकारों को स्थापित कर सकती है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और उन्हीं विचारों का चयन करना यानी बड़ी चुनौती है अपने सामने। आप सब लोग आज इतने महत्वपूर्ण इवेंट में आप लोग आए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये त्रिमूर्ति बिठा रहे हो आप, ये आदमी है करके नहीं बिठा रहे हो, हर किसी के पीछे एक विचारधारा है करके बिठा रहे हो, और उन्हीं विचारों का आपने मूर्ति का चयन कर लिया। टंटे मामा की मूर्ति को तो बिठा दिया आपने, उसके विचारों को कैसे बिठाओगे? उसको स्थापित कैसे करोगे? बात तो तब है, दुश्मन मुंडी से नहीं डरता, मुंडी के अंदर जो छोटा भेजा है उसी से डरता है। अंदर होना चाहिए, जो भी होना चाहिए ब्रेन में होना चाहिए। मैं ये अध्यक्ष हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना मिनिस्टर हूं, मैं वो हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। क्या कर लेंगे? उसका अचार डालेंगे। अबे यहां कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? सब कुछ आपके ब्रेन पर है, और ब्रेन की मशीन शुरू करना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं यहां पर, मैं कुछ अधिकारियों को जानता हूं, समाज का विचारों का कारखाना शुरू करो। ये आरक्षण की डंडी लेके घूमो मत, अभी खत्म हो गया आरक्षण का मामला। आपको आरक्षण देंगे, अरे पद रहेगा तो आरक्षण का वैल्यू है। इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी देन देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन। अपॉर्चुनिटी नहीं रहेंगी तो आरक्षण का क्या कर लोगे तुम? अब तो सभी चीजें निजी हो रही है, निजीकरण में आरक्षण कहां से मिलेगा तुमको? एक जिंदा रहने की चुनौतियां खड़ी हो गई आदिवासियों के सामने। जो बेचारे मजदूर गड्ढा खोदने जाते थे, गड्ढा खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा।
तुमको जिंदा रहने के जितने संसाधन है वो छीने जा रहे हैं तुमसे। तुमको जिंदा रखने की प्लानिंग करने वाला वर्ग तुम्हारे समाज में नहीं है। नेता पार्टी से परेशान है, पार्टी नेता को जचने नहीं देती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में समाज के संगठन, समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के समझदार लोगों की जवाबदारी है कि वो ईमानदारी से समाज के बारे में सोचे। मैं आज के दिन इतना ही बोलूंगा कि आप लोग समाज से ईमानदारी और समझदारी करो। ट्रेनिंग्स प्रोग्राम चलाओ। इलेक्शन बाद में है। आदिवासियों की इतनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। अगर आपका समाज आपके साथ खड़े हो गए तो पार्टी आपके पीछे पीछे आएंगी थैली लेकर। टिकट मांगने मत जाओ, ये टिकट देने आएंगे आपके पास। इतना बड़ा समाज है। अलीराजपुर का भविष्य आरएसएस तय करेगा क्या? फिर तुम क्या कर रहे हो? कोई कांग्रेस का नेता तय करेगा? तुम क्या कर रहे हो? समाज का है, उसका प्रभाव क्या है? इन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना है। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना, लेकिन मैं जो बोला हूं वो दिल से बोला हूं, दिमाग से भी बोला हूं, और ये उम्मीद से बोला हूं कि आप इस बात को समझेंगे। इसको समझे बिगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बन सकता है। कई बेचारे लोगों ने आरएसएस में अपनी जिंदगी दे दी है, पछता रहे हैं वो समझ रहे हैं उन चीजों को। जब रियलाइज होता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मेरी मेहनत का कुछ आउटपुट नहीं निकला, अभी सब लोग आ रहे हैं। कल मैंने बहुत सारे जो लोग आरएसएस के इसको छोड़ के आए उनका कैंप्स लिया, यहीं पे लिया मैंने। मेरे को बहुत बुरा लगा, उन्होंने 12-12, 13-13 साल दे दिए अपनी जिंदगी के। उतना समय इस कमजोर समाज को तो दे दो। वहां बहुत बुद्धिजीवी है, वहां तो जज भी है, और जितने ऑफिसर है, आईएएस आईपीएस सब है वहां, वो सोच सकते हैं। तू काय के लिए गया वहां सोचने? इधर सोचना बे, इधर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर। यहां तो बहुत बड़ा बैकलॉग है, क्योंकि वहां तू एमएलए बनेगा ये उम्मीद से जा रहा है, कुछ तो भी बन जाएगा ये उम्मीद से जा रहा है, बाकी का क्या? एक कहावत है, अपने गांव खड़े के लोग बोलते हैं, किराए का घर खाली कर, अपना घर बनाने की बात करना मेरे बाप। अपनी लाइन तो खड़ी करो, कम से कम अपने जिंदा रहने की लाइन तो खड़े रखो। मैं आखिरी में एक बात बोलता हूं। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। मैं बिरसा मुंडा को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि बाबा साहब पे बात हो रही है। बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका नहीं मिलता अगर बाबा साहब पश्चिम बंगाल से नहीं जीतते तो। भंडारा से इलेक्शन हार गए थे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, क्योंकि वहां बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने बाबा साहब का कांग्रेस से बगावत करके साथ दिया। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को चांस नहीं मिलता। यहां तो हम ही लोगों ने बाबा साहब को हरा दिए थे। वो है बिरसा मुंडा जिससे प्रेरणा गांधी जी ने भी लिया है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से टाई और कोट पहन के आए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन था रामगढ़ में। जब ऐसा बोर्ड लगा के देखे, अरे भैया ये किसका नाम है? महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा कितने लोगों के नाम है? तो एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़े हुआ और बोला भगवान एकदम। गांधी जी ये एक ही आदमी का नाम है। गांधी जी बोले कितने साल जिए? तो बोले केवल 25 साल। क्या चाहते थे? तो उसको कुछ समझा नहीं, उसने सीधी बात बोल दी, हमारे गांव में हमारा राज। गांधी जी को लगा इसी विचारधारा की जरूरत है। तब जाके गांधी जी उससे प्रेरित हुए, टाई कोट उतारे, लंगोटी पहने, धोती पहने और भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखे।
जिस बिरसा मुंडा से गांधी जी प्रेरित होते हैं। बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला कि मैं बिरसा मुंडा के जमीनी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और उसको प्रेरित हूं। उससे जिससे बाबा साहब जैसा व्यक्ति प्रेरित होता है उससे आदिवासी क्यों नहीं हुआ, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो प्रेरित क्यों नहीं हो पाया, उसके विचारों को क्यों नहीं खड़ा कर पाया है। टंटे मामा, एक आखिरी बात, जब टंटे मामा को पकड़े थे तो उस वक्त ब्रिटिश टाइम्स नाम का एक पेपर छपता था इंडिया में। उसमें आर्टिकल आया था, इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, ही इज हैंग्ड, यानी उनको फांसी हो गई है। अब भारत का जो रॉबिन हुड है वो नहीं रहेगा। वो न्यूज को बिरसा मुंडा ने पढ़ा 8th क्लास में, वहां की सेंट्रल लाइब्रेरी में, क्रिश्चियन लाइब्रेरी में पढ़ा और वहीं तय कर लिया है कि भगवान टंटा भिल ने जो काम पीछे छोड़ा उसी मिशन को मैं चलाऊंगा, इसके रिकॉर्ड से। और वो बिरसा मुंडा टंटा मामा से प्रेरणा लिया और हमारा ऑफिसर बोलता टंटा मामा तो डके थे, इतना होशियार हो गया, बिरसा मुंडा से भी ज्यादा होशियार हो गया, इतना बुद्धिजीवी हो गया कि उसने अपनी शर्म बेच के खा गया, अपना स्वाभिमान बेच के खा गया। वो डके थे बोलता है, अबे तेरा ओरिजिनल भगवान है वो, जिसने सब कुछ दिया है तेरे को, तो उसी का नहीं हुआ तो समाज का क्या होगा। ये चिंता का विषय है। टंटा मामा के आंदोलन को, भगवान टंटा भील के आंदोलन को चलाने की जवाबदारी अगर स्वीकार करना है तो मिशन में काम करो। पार्टी वार्टी चुनाव उनाव तो 2-4-5 दिन का खेल रहता है, बाद में तो जमीन पे ही काम करना है। विधायक बनने की और बनाने की ताकत के बजाय आने वाले समय में निरंतर लड़ने की और अपने अधिकारों को हासिल करने की ताकत हमको खड़ी करनी पड़ेगी। वो ताकत बनाने के लिए समाज में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है और उस मूवमेंट को तैयार करने की जवाबदारी समाज के हर एक नागरिक की है। जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद, इन सब चीजों से ऊपर उठ के समाज और समाजवाद के लिए काम करो। आज के दिन इतना ही, किसी दिन और मिलेंगे। जय बिरसा, जय टंटा मामा। उंगली भर भी ऐसे, मुट्ठी भर भी मर्द रहे तो पूरे सिस्टम को हिला देते हैं, ख्याल में। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं। हम जो प्रोग्राम यहां पर किए हैं, जिस प्रोग्राम के लिए मैं आया, मुझे बताया गया कि भाई 3 महामानव का यहां पर पुतले का उद्घाटन है। एक पर्थी दादा, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझा, मेरे के क्यों बुलाए, उनको क्यों यहां पर आप लोगों ने रखे। गवर्नमेंट ने बोली, मैं पर्थी दादा के बारे में बोल, गवर्नमेंट ने बोली चंद्रशेखर आजाद जी यहां पैदा हुए। चंद्रशेखर आजाद जी, हम भी सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी है, यहां पैदा हुए थे और इसलिए इस बेल्ट का नाम ही चंद्रशेखर आजाद रख दिया। उनका गैजेट मिल गया गवर्नमेंट को, उनका गैजेट में नाम मिल गया गवर्नमेंट को। पर्थी दादा का नाम क्यों नहीं मिला? अगर चंद्रशेखर आजाद जी का नाम मिल सकता है तो पर्थी दादा का नाम क्यों नहीं मिला? ये कुछ समझ के बाहर है, हजम नहीं हुआ है। मैं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो बड़े जोर शोर से चंद्रशेखर आजाद जी को यहां पर स्थापित किए, उन्हीं से पूछ रहा हूं, पर्थी दादा की कहीं याद नहीं आई क्या आपको? कभी सोचा भी नहीं कि ये कौन है पर्थी दादा?
अलीराजपुर में जब जंगल सत्याग्रह हुआ था तब 742 आदिवासियों को मार दिया गया था। ये लिखा हुआ है ऑफिशियली 742, हो सकता है 7000 भी हो सकता है। उस सत्याग्रह का हिस्सा यानी प्रतिदादा जिन्होंने गांधी जी को यहां पर लाने की जीत की थी। जब गांधी जी यहां से गुजरात गए तो उसी समय गांधी जी यहां पर थे और गांधी जी इस क्षेत्र में आके गए प्रतिदादा के साथ में, और प्रतिदादा यहीं से उनके साथ में गए। ये केवल गांधी जी के साथ घूमने वाले लोग नहीं थे, ये आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह चलाने वाले लोगों में से एक नाम है। अफसोस इस बात का है हमारा एक भी नेता नहीं बोलता इस बारे में कुछ। आपको अपने क्रांतिकारियों की याद क्यों नहीं आती है? सब अपने अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं इस देश में, आप अपने बारे में क्यों नहीं बात करते हो? क्या बात है? किस बात से डरते हो तुम? बड़ी बात यह लगी मेरे को कि आदिवासी और बाबा साहब का पुतला वो स्थापित कर रहे हैं। अब दलितों ने बंद कर दिया बाबा साहब का पुतला बिठाने का, अब वो बुद्ध के पुतले बिठा रहे हैं, वो बौद्ध विहारों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी के लिए बुद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। और इस देश के लिए भी एक आदिवासी आदमी रिक्शा चलाने वाला और पीछे में एक अम्बेडकरी समाज का आदमी बैठा है सवारी में, रिक्शे के ऊपर में। दोनों चल रहे हैं। चलते चलते वो अम्बेडकरी आदमी ने वो आदिवासी आदमी से पूछा, रिक्शा चलाने वाले से, अरे यार तुम देखते हो ये बुद्ध की मूर्ति है? बोले हाँ। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? बोले। तो वो रिक्शा वाला सोचा 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 और आगे बढ़ा थोड़ा और रुक के उसको क्या बोलता है, दादा बुद्ध के पिताजी का नाम अंबेडकर था। तो बोले कैसे? तू तो गलत बता रहा है। तो उसने बोला अगर इस देश में अंबेडकर पैदा नहीं होता तो ये जनरेशन को बुद्ध मालूम नहीं होता। ये लॉजिक था और उसी लॉजिक ने हमको यहां तक के पहुंचाया कि हम आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की गाथा स्थापित कर रहे हैं। यानी आदिवासियों का संविधान पर, संवैधानिक अधिकारों पर विश्वास है। अब सवाल यह खड़े होता है कि जिस समाज का संविधान पर विश्वास है उस समाज की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। बुरहानपुर में क्या हुआ? 2000 घरों को तोड़ दिए। 40 साल से वो उसी क्षेत्र में थे। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। उनको अतिक्रमणकारी बोले, जो मालिक है उसको अतिक्रमणकारी बोले। उनको खदेड़ा गया, उन पे चोरी के इल्जाम लगाए गए कि इसने सागवान चोरा है। जो यहां की जंगल का मालिक है उस पे इल्जाम। ये बोल रहे हैं कि ये अतिक्रमणकारी है। वन कायदा क्या बोलता है, वन कानून क्या बोलता है? 2006 के पहले जो वसाहत कर रहा है जंगल क्षेत्र में वो अतिक्रमणकारी नहीं है, उसको अतिक्रमण नहीं बोल सकते हैं। वो उसका अधिकारी है, उसको वन क्षेत्र की जमीन देने का अधिकार है, उसके लिए प्रावधान है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं। उसको कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट के तहत रख सकती थी गवर्नमेंट, जिसको सीएफआर बोलते हैं। सामुदायिक अधिकार, वन अधिकार के तहत उसको उस जमीन को रख सकती थी, उनको बिठाया जा सकता था, उनको बसाया जा सकता था। क्या बात है?
किसको देने की तैयारी कर रहे हैं वो जमीन? किसको देना चाहते हैं? सब चुप है, किसी का मुंह नहीं खोल रहा है, कोई खामोश है। सब 200-250 लोगों को अंदर डाल दी पुलिस ने। अबे जो उस जमीन का मालिक है वो अतिक्रमणकारी कैसे हो गया? कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही उसके बारे में, कोई पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। पालघर में वैसे ही हुआ। इसके पहले एक हादसा हुआ, यहां पर गोली चलाई गई आदिवासी बंदे पे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इनको गोली मारो, इनके समाज में क्या रिएक्शन होती है, देखते हैं। अब सरकार का नया पॉलिसी आ गया है। वर्ल्ड की किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया सर। ये पहली गवर्नमेंट है जो कर रही है। फॉरेस्ट की जमीन प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, ना जाने किसको किसको दे रहे हैं। ये फॉरेस्ट की जमीन किसकी है? ये आदिवासियों की जमीन है, जो आदिवासियों को दी जाती है, फॉरेस्ट एक्ट में दी जाती है। वो जमीन जिसको पार्शियल ट्राइबल लैंड बोलते हैं, जिसको पार्शियल ट्राइबल लैंड यानी अर्ध आदिवासी भूमि, जितनी जंगल है उसको पार्शियल ट्राइबल लैंड का दिया गया है। और वो पार्शियल ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर करने की प्रैक्टिस कर रही है गवर्नमेंट, यानी दलाली का काम कर रही है गवर्नमेंट। इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जंगलों को निजी हाथों में जब दे देंगे, आदिवासियों की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी कि भविष्य में उसको कोई जमीन मिलेगी। कोई बोल रहा है इसके ऊपर कुछ? किसी पार्टी के रिएक्शन आई क्या? तुम बोल रहे हो क्या? तुम्हारे लोग बोल रहे हैं क्या? यह बड़ा प्रश्न है। प्रमोशन का झुंझुना थमा दिया, हमारे ऑफिसर काम से लग गए। अब तुम्हारी पूरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र है, तब भी कुछ नहीं बोल रहे हो। कब बोलोगे? जब खत्म हो जाओगे तब बोलोगे। ये इलेक्शन पॉलिसी नहीं है, ये सिलेक्शन पॉलिसी है। ये गवर्नमेंट आदिवासियों के खिलाफ में ऐसे काम कर रही है जैसे युद्ध चल रहा हो। पूरा गढ़चिरौली खाली कर दी है। लोगों की मर्जी के खिलाफ में माइनिंग हो रहा है, बच्चों को कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, लैट्रिन से मिट्टी निकल रही है लाल। और अभी बहुत सारे खनिज यहां पर बहुत उत्खनन करने जा रहे हैं, माइनिंग्स के काम चल रहे हैं। किसी गवर्नमेंट ने किसी ग्राम सभा का कंसर्न नहीं लिया। ग्राम सभा की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में यह हो रहा है। भारत के जितने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है वहां पर यही प्रैक्टिस चालू है। हम तय तो कर ले कि किसके साथ जा रहे हैं, तो कौन से मुद्दे पे जाएंगे। व्यक्तिगत मुद्दों पे जाओगे क्या? सामाजिक मुद्दों पे बात तो करो कि कौन से मुद्दे पे हम इनसे एग्रीमेंट कर लें, कौन से मुद्दे पर हम इनका साथ देना चाहिए और वो हमारा साथ कौन से मुद्दे पे देंगे। ये तय करने की आज नौबत आ गई है, क्योंकि समाज खतरे में है, आदमी नहीं। कोई नेता खतरे में नहीं है, समाज खतरे में है। तो आपके निर्णय भी सामाजिक होने चाहिए, और सामाजिक निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया सामाजिक होनी चाहिए। हमारे पास वो आंदोलन नहीं है। हम लोग सीरियस नहीं है उसके बारे में, गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आरएसएस चला रही है, जिसका प्रोग्राम है हिंदू राष्ट्र का। हिंदू राष्ट्र का दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। जिस देश की जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी है, वो देश दूसरा धार्मिक देश कैसे हो सकता है? जिस देश का संविधान प्रियम्बल बोलता है कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धार्मिक देश कैसे हो सकता है?
जिस देश में संस्कृति को मानने वाली कौम जिंदा है, वो देश धार्मिक देश कैसे हो सकता है? ये षड्यंत्र। दूसरी तरफ ये कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, सरेआम बोला जा रहा है भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। उसका दूसरा मतलब है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। यह कोई विधानसभा में पारित होने वाला प्रश्न नहीं है, यह एक पॉलिसी है। तुम्हारे वजूद को ही खत्म करने का पॉलिसी है ये। तुम्हारी आदिवासियत को खत्म करने का पॉलिसी है। तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे को नौकरी इसलिए क्योंकि तुम आदिवासी हो, विधायक इसलिए हो क्योंकि आदिवासी हो, तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं इसलिए आदिवासी हो, तुम्हारे पास जमीन है करके आदिवासी हो। तुम्हारी आदिवासियत खत्म, तुम्हारा वजूद खत्म। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। क्योंकि जिस दिन अपने आप को, जिस क्षण आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आपकी मालकियत का जो भाव है आपके मन में आ जाता है। आप बिगर स्वाभिमान के कैसे जी सकते हो यार? बिगर पहचान के कैसे जी सकते हो आप? ये तो ऐसा हो गया है कि आपको बोला जा रहा है अनुसूचित जनजाति का आदमी है। अबे है कौन? तुम्हारी मालिकियत खत्म करने का काम चल रहा है। एक तरफ आप लोग 5वीं अनुसूची का आंदोलन चलाते हैं, दूसरी तरफ सरकार 5वीं अनुसूची को खत्म करने का आंदोलन चलाती है। एक तरफ आप लोग अपनी आदिवासियत का आंदोलन खत्म चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार आदिवासियों को ही खत्म करने का षड्यंत्र चल रही है। किसी पार्टी के पास सोल्यूशन नहीं है इसका। इसका हल जो है वो राजनीतिक तरीके से निकलने वाला नहीं है, ये हल सामाजिक तरीके से निकलने वाला है, क्योंकि ये सामाजिक प्रश्न है। आप कौन सी पार्टी में हो ये महत्व की बात नहीं है, आप कौन से संगठन में हो ये महत्व की बात नहीं है, आपकी सोच क्या है ये महत्व की बात है। आपकी नीयत है क्या अपने समाज के लिए कुछ करने की? आप अपने समाज के प्रति ईमानदार हो, समझदार हो? इतनी बड़ी चुनौती किसी समाज के सामने नहीं खड़ी है जितनी आदिवासियों के सामने खड़ी है। यह मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र है जहां मैं भाषा कर रहा हूं। ये पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जाना जाता है अलीराजपुर। और अलीराजपुर मजदूरों की मंडी बोलते हैं इसको, क्योंकि एक घर के बाद में दूसरा घर जो है मजदूरों का मिलता है। आधे से ज्यादा आदिवासी लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं। हर एक घर के बाद में एक आदमी मजदूर। ऐसा देश में कहीं किसी राज्य में नहीं है जो मध्य प्रदेश में है। लड़कियां मजदूर बन गई है, 20-20 साल अपना घर नहीं देखती है वो, चली उसको 11 साल की उम्र से लेके जाते 32 साल में घर में आती है वो। बंधुआ मजदूर होता है, उस तरीके की हालत है आदिवासियों की। ये उस प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी जनरेशन को मालूम भी नहीं कि सोचा कैसे जाता है, सोच क्या होती है। बिगर सोच के आप लड़ भी नहीं सकते हो, बढ़ भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते हो। अब मैं टंटे भील के बारे में बात करना चाहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं कि टंटे भील जो अपने समाज को, अपने लोगों को जब उनको पूछा गया, भाई आपको तो फांसी हो रही है, आप किसको देखना चाहते हो? आपके परिवार के लोगों को देखना चाहते हो क्या? आपकी बहन को देखना चाहते हो क्या? अपने रिश्तेदार को देखना चाहते हो क्या? तो टंटे भील ने बोला, मैं जिसके लिए जिया मेरा समाज, वो मेरे लिए भगवान है, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। तो ये कौन सी सोच होगी? ये कौन सी सोच होगी जो तुम्हारे लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गया? ये बिगर सोच के चला क्या? जाओ अपने भाई को बोलो कि मेरे बदले फांसी पे चढ़ जाओ।
अपने बेटे को बोलो अपने मेरे बदले फांसी में चढ़ जा, अपनी बहन को बोलो मेरे बदले फांसी में चढ़ जा। चढ़ता है क्या? ये वो नाम है जिसके भरोसे मध्य प्रदेश है, जिसके भरोसे महाराष्ट्र है, जिसके भरोसे गुजरात है, जिसके भरोसे राजस्थान है। इस देश में एक ऐसा नाम है, उसको टंट्याभिल का सरनेम नहीं मालूम किसी को, उसके आगे लगा दिए गए टंट्याभिल। ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द आ गया है इसमें। यही टंट्याभिल का आंदोलन है जिसने होलकर अंपायर से भी लड़ा, अंग्रेजों से भी लड़ा, यहां के जमींदारों से, साहूकारों से, उनसे भी लड़ाई की। और उसी का नतीजा है तुम्हारे पास 4 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है। नहीं तो टंट्याभिल के इतिहास के पहले से छोड़ो और ढूंढो अपना इतिहास कि तुम्हारे पिताजी के पास कहां से जमीन आई। अगर आप बता दोगे कि ये मेरे वंश की जमीन है तो मैं यहां से नंगा चले जाऊंगा। ये प्रूफ होती है कि उसी आंदोलन की वजह से तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, नहीं तो तुम्हारी जमीन तो छीन ली गई थी। फिर वो आदिवासी रहे या गैर आदिवासी रहे, इस क्षेत्र के हर आदमी के ऊपर टंट्याभिल का कर्ज है। उस टंट्याभिल को अपने ही समाज के कुछ टेढ़े शाइने गद्दार लोग उस टंट्याभिल को क्या बोलते हैं? डकैत था। अबे तेरे बाप को मालूम है कि जो तेरे को जिंदा रखा जिस नाम ने, उसको डकैत बोलता है तू? पहले घर जा और पूछ कौन से भगवान ने तेरे को जमीन दिया, उस भगवान का नाम बताओ जिस भगवान ने आदिवासियों को जमीन दिया होगा। ये वो भगवान है जिसने तुमको जमीन दिया, किसी राजा ने नहीं दिया, किसी दूसरे आमा मामा ने नहीं दिया, ओरिजिनल मामा ने दिया। बाकी मामा तो जमीन ले रहे हैं तुम्हारी, ये तो जमीन देने वाला मामा है रे बाबा। इसकी प्रतिमा से समाज को क्यों नहीं चली? अलीराजपुर में टंट्याभिल के मरने के कितने दिन बाद उसका पुतला बैठ रहा है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है? क्या बात था? समाज क्यों भूल गया था टंट्याभिल को? क्यों भूल गया था? शाहरुख खान याद है, आमिर खान याद है, अमिताभ बच्चन भी याद है। अबे तेरे बाप का, तेरे बाप के बाप का बाप का बाप का बाप तुम्हारा भगवान, उसको कैसे भूल गए तुम? जिसकी बदौलत तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं, जिसकी बदौलत तुमको पहचाना जाता है। इस देश का सबसे खतरनाक कानून जो विश्व के किसी देश में नहीं बना, ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में बना इस देश में, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी जो क्रिमिनल ट्राइब है, अगर वो तुमको शहरी क्षेत्र में दिखता है, सिविलाइज एरिया में दिखता है, तो उसको मार दो। गो एंड शूट देम, देयर विल बी नो एफआईआर अगेंस्ट इट। उसके खिलाफ में किसी भी टाइप का गुना नोंद नहीं होगा, नोट नहीं होगी, उसकी कोई खताई नहीं जाएगी। तुम आदिवासियों को मार सकते हो। इसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। इसको गुनहगार जमात बोलते हैं कि जिसका बच्चा पैदा होता था पेट से तो गुनहगार कहलाता था, और किसी गुनहगार को नौकरियां नहीं थी। आज भी कोई किसी के ऊपर गुना अगर दाखिल है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। आपकी तो पूरी कौम की कौम गुनहगार थी, वो बारेला हो, दरबार हो, भीलो बिलाला हो, पटलिया हो या खटलिया हो, कोरकू हो, गोंड हो, ये सब एक ही बीमारी से ग्रस्त थे। जब रेंगा कोरकू ने, जो टंट्याभिल के सबसे वफादार साथी थे, वो रेंगा कोरकू ने भगवान टंट्याभिल को बोला कि भगवान, हमारे लोगों को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी तो अपन जिंदा कैसे रहेंगे? अपने को तो क्रिमिनल ट्राइबल बोलते हैं ये लोग, गुनहगार जमात बोलते हैं। तो ये टंट्याभिल का कलेजा देखो,
उन्होंने बोला जाओ ब्रिटिशों को बोल दो कि अगर टंटे भील को पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करना पड़ेगा। क्या ताली बजा रहे हो यार? कैसे ताली बजा दी है तुमने, मेरी समझा ही नहीं। उसने बोला है कि टंटे भील को अगर पकड़ना है तो आदिवासियों को पुलिस में भर्ती कर दो, यानी तुम्हारे लिए खुद को वो निछावर कर रही है और अब ताली बजा रहे हो। ये ताली बजाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सोचने का सब्जेक्ट है कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने किया। ये गंभीर मामला है, हंसी में मत टालो, नहीं तो देश आपको रोने के लिए छोड़ देगा। तब जाके आदिवासियों को यहां की होलकर एम्पायर और बाकी जगह पे नौकरियां मिली। आज जो तुम ऑफिसर बन के फिरते हो ना, ये भगवान टंटे भील की देन है। जो तुम टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विधायक हो, आदिवासी कहलाते हो, ये भगवान टंटे भील की देन है। नहीं तो हमको किसी भी जंगल में रखा गया होता। पहले किसी भी गांव में चोरी हुई, किसी भी गांव में झगड़ा हुआ तो सबसे पहले भीलों को पकड़ते थे, बिगर बोले उनको ले जाके पुलिस स्टेशन में ठूस देते थे। अकेले ये मध्य प्रदेश में, जिसको पहले सीपीएन बरार बोलते थे, मैंने क्रिमिनल स्टडी निकाला अंग्रेजों की रिपोर्ट में, 7.5 लाख लोगों को एफआईआर दर्ज किया गया था। 7.5 लाख। अरे इतने तो स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता के आंदोलन में भी लोगों पर इतने एफआईआर दर्ज नहीं हुए जितने 7 लाख लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए। सोचो तुम्हारी हालत क्या थी, किस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं हम लोग। मैं बोला चिट्ठी तो नहीं लाए आप, बस 5 मिनट बोलूंगा और तो टंटे भील का जो सब्जेक्ट है ये आदिवासियों का पार्ट नहीं है। भारत में किसी भी क्रांतिकारी ने, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी भी क्रांतिकारी ने 13 साल तक के सशस्त्र यानी हथियारबंद लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ी। और आदिवासियों की मुसीबत देखो कि आदिवासी केवल अंग्रेजों के साथ में नहीं लड़ रहे थे, तो जमींदारों के भी साथ में लड़ रहे थे, यहां के पूंजीपति साहूकारों के भी साथ लड़ रहे थे, उच्च वर्णीयों के भी साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि ये सब अंग्रेजों के पाले में थे।